गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा RAC के चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत आती है। पिछले वीडियो में हमने कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की थी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि CIM। आज हम देखेंगे ये सिम क्या है यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है क्या, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं और इससे हमें किस प्रकार से एडवांटेज मिलेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम। ध्यान रहे ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग के जितने स्टेप्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के, उन सब का इंटीग्रेशन किसी एक ही कंप्यूटर के द्वारा कर दिया जाए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक टर्म्स हैं उसमें एक तो सबसे पहली बात है प्रोडक्ट का डिज़ाइन, यानी हम इसी कंप्यूटर के अंतर्गत जो डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं या जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसको ले आएँ। दूसरा, डिज़ाइन तैयार होने के बाद उसे प्रोसेस करने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को ले आएँ। तो इस सिम के अंतर्गत दो तो ये हो गए, यानी जो सिम है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक तो हमारा हो जाएगा कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग वाला प्रोसेस। दूसरा कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और नेक्स्ट हो जाएगा FMS, इसे कह देते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये तीन टर्म्स जो हैं हमारे पास ये इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी सिम के अंतर्गत अर्थात कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत देखा जाए तो तीन सेक्शंस हो जाएंगे। पहला हो जाएगा डिज़ाइन का सेक्शन, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन, और तीसरा प्रोसेस प्लानिंग इनके कंट्रोल के जो सेक्शन हैं। इसके अलावा और जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें लानी है वो, हालांकि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रोसेस प्लानिंग है या कंट्रोल हैं ये कैम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी का टर्म आएगा इसमें हमारे एडवांस लेवल भी आ जाएंगे, जैसे कि कंकरेंसी, GTT एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको हम अभी नहीं देखते, बस इतना अभी देखिए आप, वो बाद में आगे जब कक्षाएं आएंगी उसमें देखा जाएगा। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए, इसमें हम तीन सिस्टम्स को ऐड कर सकते हैं सिम के अंतर्गत। पहला कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग, दूसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा FMS यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंबाइंड होते हैं किसमें, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये तीनों ही इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, अब अगर इसे हम एक स्टैंडर्ड रूप देना चाहें तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर के द्वारा उत्पादन की समस्याओं, तो उत्पादन की पहली समस्या क्या होगी, उत्पादन की समस्या यानी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स। अगर हम मान लो कुछ बनाना चाहते हैं तो उसे बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पहली प्रॉब्लम तो आ जाएगी डिज़ाइन संबंधी, यानी उसके डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई डिज़ाइन संबंधी। दूसरी आ जाएगी हमारी प्रोडक्शन संबंधी, अर्थात उसे बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तीसरा प्रोसेस संबंधी, किस प्रोसेस के द्वारा इसे बनाया जाए। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक हमारे पास एकीकृत व्यवस्था हो जाएगी, उसी को कह देंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अर्थात कंप्यूटर के द्वारा उत्पादन की समस्याओं जैसे कि डिज़ाइन संबंधी समस्या, प्रक्रम संबंधी समस्या इत्यादि को सुविधापूर्वक हल करने की प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड
मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी डिजाइन संबंधी प्रॉब्लम, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनाएं, प्रोसेस संबंधी प्रॉब्लम इत्यादि को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक सिस्टम बन जाता है और इसी को क्या कह देते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटरीकृत विनिर्माण। ठीक है, कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो हमने कहा था कैम के अंतर्गत डिजाइन, प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल, ये 3 सिस्टम आ जाती हैं। इन तीनों के आ जाने से पूरा का पूरा कार्य जो है प्रोडक्शन का वो पेपरलेस हो चुका। ठीक है, तो इसलिए हम सिम को अर्थात कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को पेपरलेस एंड पीपललेस इंडस्ट्री भी कह देते हैं। हालांकि आगे समय में अभी तो पेपर और पीपल दोनों ही थोड़ा बहुत काम में आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टेक्निक्स का विकास होगा, नए नए इन्वेंशंस होंगे, तो पूरी तरीके से ये आई थिंक रिप्लेस हो जाएंगे। और जो सिम है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये इस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से पेपरलेस और पीपललेस बना देगा। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन था हमारा सिम के पार्ट्स में, तो हमने 2 कहा था, एक तो था हमारा कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या ड्राफ्टिंग, और दूसरा था कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा तीसरा मैंने कहा था फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी बहुत सारे जो इस फ्लेक्सिबल में हम बिजनेस फंक्शंस भी देखेंगे, यानी कैसे उसे एक्सपोर्ट करना है, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, डीलर से कैसे बात करें, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, ध्यान रहे। ठीक है, तो इसके मेन तीसरे जो फंक्शंस आएंगे वो तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या ड्राइंग का हो गया पहला, दूसरा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तीसरा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग FMS में। इसमें हमारा इसे बिजनेस डीलिंग दिया जाएगा, यानी कैसे डीलर्स होंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाएंगी। फिलहाल अभी हम 2 पर कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। एक है हमारा कैड और दूसरा है कैम। किसके अंतर्गत? इस सिम के अंतर्गत। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसको हमने 2 मेजर पोर्शन में बांट दिया है। पहला है सिम का वो कार्य जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन से संबंधित है, अर्थात उसका डिज़ाइन तैयार करता है, तो वो हो जाएगा कैड। और दूसरा सिम के अंतर्गत सिम का वो कार्य जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करता है, वो हो जाएगा कैम। ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ हमने क्या किया, जो सिम है हमारा, इसको 2 पार्ट्स में, तो कैड का सेक्शन, दूसरा कैम का सेक्शन। कैड का सेक्शन है सिम के अंतर्गत जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन का कार्य देखता है, दूसरा है कैम जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का कार्य देखता है। अब यहाँ ज़रा आगे देखें आप, हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया है डायग्राम के द्वारा, इससे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। इस सिम में जो सबसे ज़्यादा कार्य है हमारे पास वो किसका है? डिज़ाइन वाले सेक्शन का। इस डिज़ाइन सेक्शन में ही हमारे पास डिज़ाइन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग आएगा और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल आएगा। बेसिकली देखा जाए तो जो कैड का स्कोप है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग या फिर कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ इस पोर्शन से शुरुआत होकर के इस पोर्शन तक आगे ख़त्म होगा। इस पोर्शन में हमारा क्या क्या है? कैड भी है और कैम भी है। कैड कहाँ? ये जो डिज़ाइन वाला पोर्शन है ये कैड के अंतर्गत आएगा, और ये जो 2 पोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये किस में आएगा? कैम के अंतर्गत आएगा। तो हमने देखा जो हमारा सिम है इसमें एक तो हमारा कैड आ गया जिसके द्वारा हमने डिज़ाइन की, दूसरा आ गया कैम जिसके अंतर्गत हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये हमारा 2 पोर्शन हो गया। और जो हम तीसरे पोर्शन की बात कर रहे थे बार बार, वो था हमारा ये बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, यानी किस प्रकार से जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं उनको मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो ये स्टेप्स भी किस में सम्मिलित होता है? इस पूरे ओवरऑल सिम सिस्टम में। ठीक है, पूरे ओवरऑल सिम सिस्टम में क्या क्या होता है? एक तो डिज़ाइन यानी कैड वाला प्रोसेस, दूसरा
मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कैम वाला प्रोसेस, और तीसरा ये बिजनेस जिसे हमने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी। ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं किसमें, इस पूरे के पूरे सिम स्ट्रक्चर में, यानी सिम के अंतर्गत जो सिम का दायरा है वो इस यहाँ तक सम्मिलित है। कैड वाला भी सिम के अंतर्गत आएगा, कैम वाला कार्य भी सिम के अंतर्गत आएगा, और जो बिजनेस कंट्रोल फंक्शंस हैं वो भी सिम के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं ज़रा। अब इसमें है हमारे पास मेन एलिमेंट्स ऑफ सिम, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य अवयव। तो इसके मुख्य अवयव वही हैं जो हमने अभी 3 देखा था। एक तो कैड का प्रोसेस, कैड के कार्य यानी डिजाइन का कार्य, दूसरा कैम का कार्य, कैम के कार्य क्या क्या थे हमारे पास। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, ध्यान रहे आपको। जब हम कैम पढ़ रहे थे तो हमें कैड की बातें उसमें आ रही थी, और अब जब हम सिम पढ़ रहे हैं तो उसमें कैड भी आ रहा है, कैम भी आ रहा है। यानी सिम के अंतर्गत जो कैड वाला कार्य था डिजाइन का पूरा कार्य आएगा, उसके अलावा कैम का जो कार्य है वो भी आएगा। कैम के 2 कार्य थे मैंने बताया था, एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग का और दूसरा प्रोडक्शन कंट्रोल का। अब जो कार्य कैम के हैं वो सारे के सारे काम सिम में भी आ जाएंगे। तो जो इसके एलिमेंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं सिम के जो कार्य करेंगे, तो उसमें इन सब का नाम आ जाएगा। तो कैड वाला आ गया डिजाइन के लिए, कैम वाला आ गया प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए, और तीसरा सेक्शन जो हमने आपसे कहा था बिजनेस फंक्शंस के लिए, तो उसमें देखिए मार्केटिंग वाली बात, ठीक है। इसके अलावा ख़रीदारी यानी परचेज की बात की गई थी। उसके अलावा ये वेयर हाउसिंग की बात की गई थी, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इनको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा था लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वही बिजनेस फंक्शन वाले पार्ट्स। तो देखा जाए तो हमारे जो 3 पार्ट्स थे इस सिम के वो कौन कौन से, एक तो कैड का सिस्टम, कैड में हमारा कहाँ गया डिज़ाइन वाला, उत्पाद डिज़ाइन यानी प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये कैड का सिस्टम। उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैम का सिस्टम प्लानिंग वाला, और कंट्रोल इसी में आगे होगा। उसके बाद है हमारे पास उत्पादन अभियांत्रिकी यानी मैन्युफैक्चरिंग, ये भी कैम वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस वाले में देखें तो मार्केटिंग और ये वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक, ये सारे किस में आएंगे बिजनेस फंक्शंस में। तो अगर ऐसे आपको लिखना है, पूछा जाए कि कैम क्या है, तो कैम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद कैम के मुख्य अवयव कहेंगे या आप कैम के कार्य को तो 3 पार्ट्स में बांट देंगे, जो हमारा गोल वाला रिप्रेजेंटेशन था जिसमें क्या क्या कैड, कैम और बिजनेस फंक्शंस, इन दोनों में। कैड के कार्य में क्या लिख देंगे फंक्शन में, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, और कैम में क्या लिख देंगे प्रोडक्ट का प्लानिंग, प्रोडक्ट का कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स या ऑटोमेशन, ये सारे किसमें आएंगे क्या नाम है कैम के अंतर्गत। और बिजनेस फंक्शंस में आ जाएगा हमारे पास खरीदारी यानी परचेज, ठीक है, और ये मार्केटिंग, फिर ये वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वाणिज्य यानी फाइनेंस, ये भी इसी में आएगा, सूचना मैनेजमेंट यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये भी इसी में अंतर आ जाएंगे, ठीक है। अगर इन सबको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दें तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ध्यान से देखें, ठीक है। अभी हमने जो सिम के अंतर्गत 3 सेक्शन देखे थे, कैड का सिस्टम, कैम का सिस्टम और बिजनेस फंक्शंस में या फिर कंप्यूटराइज्ड बिजनेस सिस्टम में, तो ये सारे कार्य आ जाएंगे। कैड वाले आपको पता है, सिंपली बात ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अर्थात प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस प्रकार का शेप हो, ये ध्यान रखने वाला काम। दूसरा इंजीनियरिंग एनालिसिस यानी इसमें जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है ये सब कैसे कार्य कर रहा है ये देखेंगे। डिज़ाइन रिव्यू एंड इवोल्यूशन, जब डिज़ाइन बन जाएगी तो फाइनल उसे रिव्यू करेंगे, ठीक है, इसके मानक स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। और फिर ऑटोमेटेड ड्राइंग, इसकी कार्य देखेंगे, ये सब कैड के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हमारा दूसरा जो प्रोसेस था वो था कैम वाला, ये रहा। कैम के कार्य को मैं फिर से बता दूं, 2 पार्ट में बांटा था, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या था, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोडक्शन प्लानिंग में ही था। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग ये भी इसी में था, पार्ट प्रोग्रामिंग ये भी इसी में था, और कंप्यूटराइज्ड वर्क ये भी इसी में था। उसके बाद जो कंट्रोल था यानी प्रोसेस कंट्रोल कैम के दूसरे पार्ट्स में, इसमें हमारा था प्रोसेस कंट्रोल,
प्रोसेस मॉनिटरिंग और कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, यानी जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, हालांकि इसको हम ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी कहते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इसके प्रोडक्शन के दौरान ही कंप्यूटर की सहायता से चेक कर लेते हैं तो इसे ऑनलाइन क्वालिटी इंस्पेक्शन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ऑनलाइन क्वालिटी इंस्पेक्शन। याद रहे ये जापानी सिस्टम होता है, ठीक है, और ये जीरो डिफेक्ट मॉडल पर काम करता है। जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन क्वालिटी होता है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोसेस, ये जीरो डिफेक्ट मॉडल पर काम करता है। इसका उद्देश्य होता है कि ये प्रोसेस कोई भी डिफेक्टिव पीस का निर्माण नहीं करेगा, और ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है जापान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो जाते हैं प्रोसेस। तो हमने दो देखा, सिम के अंदर जो मेजर 3 पार्ट थे, कैड, कैम, और तीसरा है हमारे पास बिजनेस पोर्शन, ये रहा। इस बिजनेस पोर्शन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? ऑर्डर एंट्री। ऑर्डर या तो रॉ मटेरियल्स का हो सकता है, या टूल्स का हो सकता है, या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का हो सकता है, और या फिर पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स में आएंगे, इनको मैनेज करना। इसके अलावा अकाउंटिंग, जो लेखा जोखा कार्य हैं, वो सब इसी में आएंगे। पे रोल, जो पैसे का आदान प्रदान चल रहा है, ये भी इसी में आएगा। और कस्टमर बिलिंग, और जो कई टाइप्स के जो बिल्स बन रहे हैं, ये सारे कार्य किसमें आ जाएंगे? बिजनेस फंक्शंस के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से सिम के अंतर्गत हमारे ये सारे कार्य समाहित हो गए। एक तो कैड वाला कार्य भी सिम में आ रहा है, कैम वाला कार्य भी सिम में आ रहा है, और बिजनेस फंक्शन वाले कार्य भी सिम में आ रहे हैं। तो अब चूँकि जितने भी कार्य थे, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट के डिज़ाइन से लेकर के और प्रोडक्ट के फाइनल डिस्प्लेस तक, यानी मार्केट में उसे भेजने तक, सारे के सारे कार्य किस में हो गए? कंप्यूटर की सहायता से हो गए, कंप्यूटर के सहयोग से हो गए। तो इसके ज़रिए हमें पेपर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पहले जब ये कार्य मैनुअल होते थे तो इनको संपादित करने के लिए बहुत सारे मनुष्यों की, लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन कंप्यूटर की सहायता से उनकी आवश्यकता भी अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिम सिस्टम है, अर्थात कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये प्रोडक्शन में पेपरलेस और पीपललेस कस्टम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। पेपरलेस और पीपललेस कस्टम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई। सबसे पहली बात था कि सिम अर्थात कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है क्या। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारे पास कि जो सिम का कार्य है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मेजर पोर्शन कार्य हैं, तो वो हमने देख लिया। सिम के एलिमेंट्स क्या हैं, ये हमने देखा। इसका अनुप्रयोग कहाँ है, तो अनुप्रयोग वही है जो हमारा इसका कार्य है, जहाँ जहाँ कार्य कर रहे हैं वही तो उसका उपयोग हुआ, तो वो देख लिया। लिमिटेशंस हमने देखा, ठीक है, सॉरी लिमिटेशंस इसका भी हमने नहीं देखा है, तो वो देखना बाकी है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ सिम, ठीक है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो उत्पादन क्षमता है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, एवं शेड्यूलिंग में अधिक नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जब हम कंप्यूटर्स के द्वारा काम करेंगे, कंप्यूटर की सहायता से, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और शेड्यूलिंग, इससे हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, यानी डिफरेंट टाइप्स के हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अलग अलग शेड्यूल के आधार पर बना सकते हैं। दूसरी बात आ जाएगी प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसका कार्य आसानी से कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकेगा, जिससे लीड टाइम में कमी आएगी। ये बेसिकली लीड टाइम क्या होता है, तो जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है कि हमें इतने कंपोनेंट्स की आवश्यकता है, ठीक है, तो जिस दिन वो ऑर्डर देता है उस दिन का टाइम यानी वो डेट, और जिस दिन मैन्युफैक्चरर उस ऑर्डर की डिलीवरी देता है उस कस्टमर को, तो उस डेट को यानी डिलीवरी डेट और ऑर्डर डेट
इनके बीच के गैप को लीड टाइम कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? लीड टाइम। तो अगर कार्य कंप्यूटर की सहायता से होगा तो ऑब्वियस सी बात है, डिज़ाइन का कार्य, प्रोडक्शन का कार्य, सारे कार्य फास्ट होंगे, मैनुअल से कम टाइम में हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कस्टमर का लीड टाइम है, अर्थात उसे ऑर्डर देने से ऑर्डर पाने तक, यानी प्रोसेस्ड ऑर्डर को पाने तक का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएगा। इससे दोनों ही फ़ायदे में रहेंगे, कस्टमर भी और मैन्युफैक्चरर भी। तो सिम के द्वारा जो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट है ये आसान हो जाने के कारण जो लीड टाइम है, अभी मैंने बताया, ऑर्डर प्लेसिंग टाइम और ऑर्डर रिसीविंग टाइम, इनके बीच का अंतर कम हो जाएगा, जो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए ही उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, दोनों में श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है। अब चूंकि सारा प्रोसेस हमारा कंप्यूटरीकृत चल रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा चल रहे हैं, प्रोग्राम्स के द्वारा चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैनुअल फंक्शनिंग है, मैनुअल कार्य है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है, जितने प्रकार की इन्वेंट्री हैं सब में कमी आ जाएगी, क्योंकि जो कंप्यूटरीकृत सिस्टम है ये कहीं ना कहीं JIT कार्य पर लीड करता है, JIT सिस्टम पर लीड करता है, यानी JIT पर आगे बढ़ता है। तो JIT का मतलब जस्ट इन टाइम, अर्थात किसी प्रोडक्ट को बनाते हुए जिस पदार्थ की आवश्यकता हुई वो उसी समय उपलब्ध होना चाहिए। तो इस सिम के द्वारा, चूँकि जब हम सारे कार्य डिज़ाइन और निर्माण का कार्य कंप्यूटर की सहायता से करेंगे तो क्विक हो जाएंगे, बहुत शीघ्रता से होंगे, और जब हमें आवश्यकता होगी तब इसे बनाया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने आज ऑर्डर किया और हम जानते हैं कि इतने टाइम के अंदर हमारा प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाएगा, तो हमें उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए पहले से ही प्रोडक्ट का निर्माण करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब कस्टमर ऑर्डर देगा तो लिमिटेड टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर हम उसका ऑर्डर को पूरा कर देंगे। लेकिन यही काम जब मैनुअल हुआ करता था, अर्थात कंप्यूटर्स की सहायता नहीं थी, कंप्यूटर्स हमारा मदद नहीं कर पाते थे, तो हमारे पास टाइम कम होता था। ऐसी अवस्था में प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए ये आवश्यक था कि एक अच्छी खासी इन्वेंट्री तैयार रखी जाए, क्योंकि पहले कंप्यूटर्स की सहायता नहीं मिल पाती थी, मैनुअल कार्य करना पड़ता था, तो सारे कार्य स्लो होते थे और टाइम लगता था उनमें, जिसकी वजह से जब कस्टमर डिमांड करता था तो उस समय ये शंका होती थी कि हो सकता है हम उसे सप्लाई ना कर पाएँ। इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखते हुए प्रोडक्ट तैयार कर लिए जाते थे और उनसे इन्वेंट्री बढ़ा ली जाती थी। ठीक है। तो इन्वेंट्री एक तरह से हमारा ब्लॉक्ड मनी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसे हैं उनका मार्केट में रोल नहीं हो पाता, और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ इन्वेंट्री एक्स्ट्रावेगेंट है, अलग से खर्च लगते हैं इसको मेंटेन रखने में, रिकॉर्ड